वाले हजारों व्यापारियों में से किसी भी ने हाथ नहीं उठाया। यदि आप मोमबत्तियों के लिए नए हैं तो आप समझेंगे कि इस पुस्तक या पहले कुछ अध्यायों को पढ़ने के बाद क्यों बार के चार्ट बजाय कैंडल चार्ट का उपयोग करना फायदे की स्थिति है। जैसे कि हम मोमबत्तियों की रेखा खींचने के अध्याय में देखेंगे, मोमबत्ती चार्ट को बार चार्ट, खुले, उच्च, निम्न और बंद के लिए समान डेटा का आवश्यकता होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब कि बार चार्ट जैसे मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन, रिट्रेसमेंट इत्यादि के साथ उपयोग किए जाने वाले किसी भी तकनीकी विश्लेषण को मोमबत्ती चार्ट के साथ नियोजित किया जा सकता है। लेकिन और यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मोमबत्ती चार्ट बार चार्ट के साथ उपलब्ध नहीं होने वाले संकेत भेज सकते हैं। यह पहलू आप उन लोगों पर एक छलांग देगा जो केवल पारंपरिक पश्चिमी चार्टिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। बार चार्ट के बजाय कैंडल चार्ट को नियोजित करके आपके पास बार चार्ट के साथ उपयोग किए जा सकते हैं वाले सभी विश्लेषणों का उपयोग करने की क्षमता है। लेकिन कैंडल चार्ट बाजार की सेहत के बारे में अंतर्दृष्टि भेजते हैं जो कहीं और उपलब्ध नहीं है। यह पुस्तक इसके लिए है, यह आपकी पुस्तक आपके लिए है। यदि आपकी चार्टिंग सेवा में कैंडल चार्ट है और आप उनकी पूरी क्षमता का अनलॉक करना चाहते हैं, आप प्रवृत्तियों में छलांग लगाना चाहते हैं, आप बेहतर समय के साथ विभाजन प्रवेश करना और बाहर निकलना चाहोगे तो आपकी अतिरिक्त मूल्य चाहते हैं, आपके द्वारा अब उपयोग की जाने वाली ट्रेडिंग टूल्स के पूरक के लिए तकनीकें आप सीखते समय मजे करना चाहते हैं, आप कैंडल चार्ट में नए हैं, एक अनुभवी समर्थक हैं, कुछ पृष्ठभूमि क्यों। मैंने अक्सर खुद से पूछा कि एक प्रणाली है जिसमें इतने लंबे समय में पश्चिमी में लगभग पूरी तरह से अज्ञात था, क्या जापानी इसे गुप्त रखने की कोशिश कर रहे थे। मुझे इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन सभी टुकड़ों को एक साथ फिट करने में वर्षों को शोध हुआ है। मैं कई में भाग्यशाली था तरीके शायद मेरी दृढ़ता और शांति अद्वितीय संयोजन था, जिसकी दूसरों की आवश्यकता नहीं थी। मैं 1987 में एक जापानी ब्रोकर से परिचित हुआ। एक दिन जब मैं उसके साथ उसके कार्यालय में था, वह अपने एक जापानी स्टॉक चार्ट को देख रही थी। किताबें जापानी चार्ट किताबें मोमबत्ती रूप में हैं। उसने कहा, देखो ये एक खिड़की। मैंने पूछा कि वह क्या बात कर रही थी। मुकाबला। उसने मुझे बताया कि एक पुस्तक पश्चिमी तकनीकों में अंतर के समान थी। उसने आगे बताया कि जब पश्चिमी तकनीशियन अंतराल को भरना अभिव्यक्ति का उपयोग करते हैं तो जापानी कहेंगे खिड़की बंद करना। फिर उसने दोजी और डार्क क्लाउड कवर जैसे अन्य भावों का इस्तेमाल किया। मुझे लटकाया गया। मैंने अगले 3 साल कैंडल चार्ट के बारे में जो कुछ भी मैं कर सकता था उसका पता लगाने, शोध करने, विश्लेषण में बिताए। यह आसान नहीं था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक जापानी ब्रोकर की मदद से और अपने दम पर कैंडल चार्ट बनाने का और उनका विश्लेषण करने से हुई। फिर न्यूयॉर्क शहर में मार्केट टेक्नीशियन एसोसिएशन (एमटीए) की लाइब्रेरी के लिए धन्यवाद। मुझे निप्पॉन टेक्निकल एनालिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक मिली जिसे जापान में स्टॉक प्राइस का विश्लेषण कहा जाता है। यह एक जापानी पुस्तक थी जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। दुर्भाग्य से मोमबत्ती चार्ट की व्याख्या करने पर केवल 10 पृष्ठ थे। बहरहाल मेरे पास अंत में कुछ अंग्रेजी मोमबत्ती सामग्री थी। कुछ महीने बाद मैंने एक किताब उधार ली जो कुछ और बुनियादी मोमबत्ती चार्टिंग जानकारी प्रदान करती थी। एक बार फिर मैंने इसे एमटीए पुस्तकालय में पाया था। एमटीए कार्यालय प्रबंधक सेली लेबक जापान से एक किताब वापस लाई जिसका शीर्षक था जापानी चार्ट ऑफ चार्ट्स, सेक्यू शेमिजू द्वारा और ग्रेग निकोलसन द्वारा अनुवादित, टोक्यो फ्यूचर्स ट्रेडिंग पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित। जापान से वापस। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि इसमें मोमबत्ती चार्ट पर लगभग 77 पृष्ठ थे और अंग्रेजी में लिखा गया। जैसा कि मैंने पाया, जबकि पुस्तक ने जानकारी की एक फसल प्राप्त की, इसकी अवधारणा के साथ सहज होने में कुछ प्रयास और समय लगा। वे सब कितने नए थे। मुझे जापानी शब्दावली के साथ
विसाज होना था। लेखन शैली कभी-कभी अस्पष्ट होती थी। इसका एक हिस्सा अनुवाद की कठिनाइयों से संबंधित हो सकता है। किताब मूल रूप से जापानी दर्शकों के लिए लगभग 25 साल पहले जापानी में लिखी गई थी। जब मैंने अपनी सामग्री को अनुवाद किया, तब मुझे यह भी पता चला कि इस तरह के विश्लेषण विषय का जापानी से अंग्रेजी में अनुवाद करना बहुत कठिन है। बहरहाल, मेरे पास कुछ लिखित संदर्भ सामग्री थी। मैंने महीनों तक किताब को अपने साथ रखा, पढ़ना और फिर से पढ़ना, प्रचुर मात्रा में नोट्स लेना, मोमबत्ती विधियों को मेरे हाथ से तैयार मोमबत्ती चार्ट के स्कोर पर लागू करना। चूंकि कोई मोमबत्ती चार्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं था, मेरे सभी चार्ट का निर्माण किया जाना था। हाथ मैंने नए विचारों, शब्दावली को चबाया और फीस लिया। मैंने एक और तरह से भाग्यशाली था। मुझे अपने कई सवालों के जवाब देने के लिए लेखक सेकी शिमिजू की मदद मिली। हालांकि श्री शिमिजू अंग्रेजी नहीं बोलते थे। पुस्तक के अनुवादक ग्रेग निकोलसन ने फैक्स संदेशों के माध्यम से हमारे मध्यस्थ के रूप में कृपापूर्वक काम किया। जापानी चार्ट ऑफ चार्ट्स ने मोमबत्तियों में मेरी बाकी जांच के लिए एक आधार प्रदान किया। कैंडल चार्टिंग तकनीकों से अपनी नवजात क्षमताओं का विस्तार करने के लिए मैंने जापानी कैंडल प्रैक्टिशनर की तलाश की, जिनके पास इस विषय पर मेरे साथ बात करने का समय और सुझाव होगा। मैंने एक जापानी व्यापारी मोरिको गोटो से मिला, जो एक मोमबत्ती चार्ट का उपयोग कर रहा था और अपना बहुमूल्य समय और अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए तैयार था। यह काफी रोमांचक था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका परिवार पीढ़ियों से कैंडल चार्ट का इस्तेमाल करता आ रहा है। कैंडल चार्टिंग तकनीकों ने अपनी नवजात क्षमताओं का विस्तार करने के लिए मैंने जापानी कैंडल प्रैक्टिशनर तलाश की, जिनके पास इस विषय पर मेरे साथ बात करने का समय और झुकाव होगा। मैं एक जापानी व्यापारी मोरिको गोटो से मिला, जो मोमबत्ती चार्ट उपयोग कर रहा था और अपने बहुमूल्य समय का अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए तैयार था। यह काफी रोमांचक था। फिर मैंने मुझे पता कैंडल चार्ट का इस्तेमाल करता रहा। इसमें मोमबत्ती चार्ट, इतिहास, ज्ञान और मूल भंडार जानकारी। मेरा असली खजाना जापानी कैंडल मोमबत्ती साहित्य, जिसको मैंने अनुवाद किया। इसके लिए मुझे एक अनुवादक रिचर्ड सोलबर्ग को खोजने की अत्यधिक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जापान से सभी कैंडल चार्टिंग पुस्तकों ट्रैक करने की उनकी क्षमता मेरी जानकारी के लिए मेरे पास जापान के सबसे बड़ा संग्रह है। उनके अनुवाद कौशल मूल से दिसंबर 1989 में मैंने कैंडल चार्ट पर 2 पन्नों का लेख लिखा। किसी गैर जापानी द्वारा इस विषय पर लिखी गई यह पहली सूचना थी। 1990 की शुरुआत में एमटीए के लिए चार्टर्स मार्केट टेक्नीशियन परीक्षा के लिए मेरे थीसिस के रूप